अच्छा अच्छा। ऑन है। लास्ट क्लास में क्या किए थे हम लोग? चुप होइएगा कि नहीं? बहन जी लोग खूब बात कर रही है, नहीं? चुप हो जाइए थोड़ा। लास्ट क्लास में जो भी हम लोग किए थे, आप घर पे जाके पढ़े उसको? क्वेश्चन चेक किए थे? देखो, हम जिस तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं ना, आपको सारा क्वेश्चन एकदम मिलता चला जाएगा लाइन से, क्योंकि पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। उसके बाद उसी के आधार पे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ लिखवा दें, जिससे क्वेश्चन बना है या जिससे क्वेश्चन बनने का संभावना है, वो सारा टॉपिक हम लोग कवर करते जा रहे हैं, है ना? तो एक बार आप बस यहाँ के बाद आप जाके बस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और कोई ऑथेंटिक बुक अगर पढ़ लीजिएगा तो कहानी के जैसा सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्या? समझिए, लूसेंट कोई आइडियल या आइडियलिस्टिक किताब नहीं है। लूसेंट एक तरह का फैक्ट बुक है, जिसमें बहुत सारा फैक्ट दिया हुआ है। अरे क्वेश्चन सुनिए, लूसेंट को आप एक नोट्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? लूसेंट को एक नोट्स के फॉर्म में आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसके बैकग्राउंड को पढ़िएगा तब ना। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे लूसेंट में अगर आप साइंस पढ़िएगा, तो लूसेंट के साइंस में दिया हुआ है कि क्लोरोफिल जो होता है ना, जो उसमें आपका होता है क्या? मैग्नीशियम होता है। और वो जो आपका पत्ता होता है ना, उसमें रहता है, और क्लोरोप्लास्ट भी एक जगह है। ये सारा चीज उसमें दिया हुआ है लूसेंट में, मतलब नोट्स के फॉर्म में। लेकिन जब बात किसी भी लीफ के ट्रांसपिरेशन की आएगी ना, तो लूसेंट उसमें एकदम चुप हो जाएगा, क्योंकि वो सारा चीज उसमें है ही नहीं। लूसेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को उसमें दिया हुआ है। जैसे आपसे हम 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं है। पूछें आप हमको साइंस, एकदम आर्ट एंड कल्चर का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आप हमको बता दीजिए, सिंपल सा। विजयनगर साम्राज्य जो है ना, इसमें जो मंडपम का निर्माण जो हुआ, आया हुआ क्वेश्चन है, हम ऐसे ही अपने से नहीं बना के पूछ रहे हैं। मंडपम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके बारे में, उसके क्राइटेरिया को बताना है। उसमें बहुत सारा राजा का नाम लिखा हुआ है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? तो आप किसी को भी अगर मंडपम के बारे में कुछ भी पता है तो बताइए, लूसेंट पढ़ के। एक भी? अच्छा चलिए हटाइए, पॉलिटी से पूछते हैं थोड़ा सा। पॉलिटी आप बहुत पढ़े। आप हमको ये बताइए, जो सेस होता है ना, सेस एक तरह का टैक्स है, कौन सा अनुच्छेद में दिया हुआ है? थोड़ा इकोनॉमिक्स भी ट्राई कर लेते हैं हम। जो भी आपसे पूछ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। अब ये सारा चीज जो है ना, आप समझिए, देखिए थोड़ा सा समझिए। हमको लग रहा है कि आप थोड़ा सा मिसगाइडेड हैं। आप मिसगाइडेड इसलिए हैं क्योंकि आप सेलेक्टिव पढ़ रहे हैं, और सेलेक्टिव पढ़ के, एक बात बताइए, लूसेंट तो सबके पास होगा ना, सब तो पढ़ा भी होगा। बहुत सारा मेरा दोस्त लोग है ना, पेज नंबर के साथ बता देगा लूसेंट, एक एक चीज कहां पे, कोना में, किस साइड में लिखा, सब बता देगा। लेकिन क्या हर एग्जाम निकल जाएगा क्या उससे? अरे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि सुनिए सुनिए, आप इसका मतलब देखिए, अभी तक जो लोग भी एग्जाम दिए हैं ना, सारा क्वेश्चन लूसेंट से ही आता, तो भाई साहब आपका हुआ क्यों नहीं? एक ही क्वेश्चन का बस जवाब हमको दे दीजिए, कि जो लोग पिछले 1-2 बार 3 बार से एग्जाम में बैठे हैं, आपको लग रहा है ठीक है करंट अफेयर्स हटाते हैं, 20 क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स, एक भाई साहब बोला है पटाना,
एक, समझ रहे ना? तो अब एक जो है, अब लूसेंट में अभी अपडेट वाला वर्जन तो हम नहीं देखे, पुराने में नहीं था। तो आप इन सब चीजों को समझिए, सेलेक्टिव थोड़ा सा प्लीज कम रहिए। हम आपको इतना आश्वासन देते हैं कि मॉडर्न से लगभग क्वेश्चन आपका, हम 90% का गारंटी लेते हैं कि 90% क्वेश्चन हम लोग क्लास में डील किए हुए रहेंगे, टेस्ट में या तो क्लास में डील किए हुए रहेंगे। जो भी चीज हम पढ़ाएंगे उसमें से इतना हम आपको आश्वासन देते हैं, क्योंकि हिस्ट्री कॉन्फिडेंट वाला सब्जेक्ट है, ई बदलने वाला है नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ करते चल रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न भी देख रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से सारा चीज आपको करवा रहे हैं। और विश्वास मानिए, आपसे ज्यादा आइडिया हमको है, इसीलिए तो आपको पढ़ा रहे हैं ना हम। तो आपको जब हम बोल रहे हैं कि सेलेक्टिव रहने का जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा सेलेक्टिव रहिएगा तो। इतना इतना राइटर बेवकूफ थोड़े है, पॉलिटी सारा इसी से हो जाता तो आदमी लोग एम लक्ष्मीकांत तो पढ़ता ही नहीं। डीडी बसु अब सब बोलेगा नहीं सर वो यूपीएससी बीपीएससी के लिए है, कोई किताब कोई एग्जाम के लिए नहीं होता है। किसी दिन एग्जामिनर जो कॉपी वॉपी सेट करने वाला रहा, एक आध पैक लेके अगर कॉपी बना दिया ना आपका, फिर उसके बाद माथा पटकेंगे आप। अब पैटर्न को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना आप। 2 बार 3 बार आपके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, 2 बार आपका जो 3 बार एग्जाम हुआ है उसी का क्वेश्चन देख के आप निर्धारित कर सकते हैं ना कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। इसका कितना % गारंटी है कि उसी पैटर्न पे तीसरा बार क्वेश्चन आएगा? अगर उसी पैटर्न पे क्वेश्चन 1 2 बार 3 बार आया, कट ऑफ हर बार ज्यादा क्यों चला जा रहा है? क्या रीजन है? 12 नंबर भाई साहब कट ऑफ आगे निकल जा रहा है। मतलब पहली बार आप जितना पढ़े उससे ज्यादा फिर पढ़े, फिर तीसरा बार पढ़े, और कट ऑफ हर बार जा रहा है ज्यादा। अब एग्जामिनर अगर इजी क्वेश्चन अगर देगा तब तो कट ऑफ 90% के आसपास आ जाएगा। तो एग्जामिनर क्या करेगा? अब जब कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो भाई लोग हो हल्ला करेगा कि एकदम कुछ सेटिंग हुआ है, ये हुआ है, वो होगा ना। तो इसमें लॉस किसका है? आपका है। लड़का लोग जितना भी है, कितना लोग शादीशुदा हैं आप लोग? इधर लड़का लोग कोई? अरे शर्माने का बात नहीं है भाई, हम आपसे बस ये पूछना चाह रहे हैं, बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उसके बाद भी आप यहां पे आ रहे हैं। इसका मतलब आपके लिए नेसेसिटी है इस चीज का। 2 आदमी तो इधर हैं, इधर तो संख्या ज्यादा है। एक सिंपल सा छोटा सा बात बताइए, देखिए क्लास आज थोड़ा सा ज्यादा खींचेंगे, आज मेरा कहीं और क्लास है नहीं, ठीक है ना। आज अपने आपको रेस्ट हम दिए थे, लेकिन इधर क्लास लग गया। समझ रहे हैं ना? हम आपसे बस ये बोलना चाह रहे, समझे। ऑनलाइन वाले भी थोड़ा सुनिएगा, आप लोग भी। आपको हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका अभी सबसे ज्यादा नेसेसिटी आपके लिए, क्योंकि सब कुछ काम धाम छोड़ के आप आ रहे हैं क्लास करने, इसका मतलब आपको जॉब का जरूरत है। जॉब का जरूरत आपको इसलिए है क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। फाइनेंशियली स्टेबल और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ना। जो लोग को घर से आ रहा है पैसा पढ़ने का, मतलब जो आप ही लोग के बीच में है, जिसका एज अभी 22 साल के आसपास होगा ग्रेजुएशन के बाद, या उसका मास्टर कंप्लीट हुआ होगा, जिसको घर से पैसा आ रहा है, जितना बोल रहा है घर से उतना पैसा आ रहा है, उसको तो कुछ करना नहीं, उसको तो खाली पढ़ना है। आप लोगों को पढ़ना भी है, घर भी संभालना है, सारा चीज। तो ज्यादा मेहनत किसको करना पड़ेगा? टाइम का कमी किसके पास है? और उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि सर सिर्फ लूसेंट करेंगे। कैसे हो पाएगा भाई? रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा गधा के जैसा काम करना पड़ेगा। घट सुनिए, आपको लग रहा है, देखिए आपके दिमाग में परसेप्शन क्या है ना, आपको हम बता रहे हैं, सुनिए सिंपल सा एक चीज आप समझिए, सारे लोग को बता रहे हैं। आपके दिमाग में एक परसेप्शन बना हुआ है कि हम लूसेंट एकदम रट जाएंगे लाइन बाय लाइन, और उसके बाद लगा देंगे घटरा चक्र, काम मेरा तमाम हो जाएगा, सारा क्वेश्चन उसी से आ जाएगा। यही परसेप्शन आपके दिमाग में है। और 1 बार 2 बार 3 बार आप ये चीज करके देख चुके हैं, नहीं हो पा रहा है।
तो इसका मतलब आपको पैटर्न बदलने का जरूरत है। समझ पा रहे हैं आप? हम तो नोट्स आपको जो दे रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं, सारा चीज क्वेश्चन के आधार पे लिखवा रहे हैं। वो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जहां पे नहीं पूछा है वो भी आपको हम बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछने का संभावना है। तो आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, सेलेक्टिव प्लीज मत होइए। जो किताब आपको हम बोले हैं उसको लीजिए, कहानी के जैसा पढ़िए। इतिहास जितना आपको आसान लग रहा है ना, उतना आसान है भी नहीं। अभी तो एंशिएंट हम लोग जब बात करेंगे ना, तो एंशिएंट में 10 तरह का चीज है। मॉडर्न में तो फिर भी बक्सर तक्सर में निकल जाता है पूरा मॉडर्न। थोड़ा सा कांग्रेस, थोड़ा सा महात्मा गांधी हो गया, एंशिएंट और मेडिएवल पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको तैयार करने का जरूरत है। और ऐसा बैकग्राउंड तैयार कैसे होगा? जब आप एक बेसिक बुक के साथ अपना जो नोट्स है उसको रिवीजन करेंगे, घटना चक्र वगैरह लगा लीजिएगा, और बहुत सारा सेट मारिएगा। समझ पा रहे हैं? तब जाके होगा। और हम ये भी जानते हैं कि आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टीचर का नौकरी हो जाएगा ना, फिर परचम लहराने का प्रयास कीजिएगा बीपीएससी में। ये भी पता है हमको। टीचर तो आप बस एंट्री लेना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना चाह रहे हैं आप, ताकि इंडिपेंडेंट थोड़ा सा हो जाए, ये हो जाए, थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म हो जाए, थोड़ा सा। हाँ, समझ रहे हैं ना? आप बस यही चाह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप प्रोग्रेसिव रहिएगा ही रहिएगा। अब कुछ लोग इसी में सेचुरेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसा सेचुरेट हो जाएंगे, क्योंकि ठीक है, अपने हिसाब से आपको लग रहा है ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या है, फिर आगे के बारे में सोचेंगे, और एग्जाम निकालने के बाद ना आपको कॉन्फिडेंट आएगा। आपको लगेगा कि आप एकदम तोप लेके रास्ता में निकल गए, जो आएगा सब उड़ाते चले जाएंगे हम। नोट्स जो भी हम आपको दे रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं, घटना चक्र से मिला के आप पढ़िए। आप देखिए, आपको लगेगा सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो भी एग्जाम में आया हुआ है। कल एक वहां पे हमसे कोई पूछ रहे थे कि सर क्वेश्चन बैंक हम टीयर 3 वाला क्या करें, उस कैसे लें? अरिहंत का आया हुआ है एक, अरिहंत का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आया है, 5000 7000 क्वेश्चन, 8000 क्वेश्चन का है। हर एग्जाम का अलग अलग सेट में उसमें दिया हुआ है। इस सेट में हिस्ट्री का ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके एग्जाम मतलब आया हुआ है मार्केट में, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। देखिए, बिना मेहनत करे तो नहीं हो पाएगा। डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही है, कहीं से आप करें। आप कोई मॉडल टेस्ट पेपर उठा लें, टेक्स्ट बुक में कोई एप्लीकेशन में मार ले, यूट्यूब पे मार ले, 15 20 35 को वीडियो देख लें मैराथन टाइप का, ये आपको करना पड़ेगा। अजय जी बैठे हुए हैं, अजय जी बीपीएससी में 94 नंबर लाए थे, आज तक ना कुछ पढ़े ना कुछ क्लास किए। आप कभी इनसे मिलिएगा, आप बात कीजिएगा इनसे, आपको पता चलेगा कुछ नहीं किए, खाली लेक्चर देखें। जित अभी मैराथन वीडियो खाली क्वेश्चन वाला, और बीपीएससी में 94 नंबर लेकर आए। उस साल कटअप थोड़ा ज्यादा था, नहीं हो पाया किसी भी कारण से, लेकिन आपके सामने एग्जाम्पल है, दिन भर यहाँ पे रहते हैं, सारा कुछ संभालते हैं, तो आप भी ये चीज कर सकते हैं ना। तो आप ये बहाना मत बनाइए कि लूसेंट सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा, नहीं होगा। लूसेंट पढ़ने से एकदम क्लियर कट वन लाइन में नहीं होगा। हम उस टाइप का फैकल्टी नहीं है बेटा रट लो ये कर लेगा मेरा नोट से सारा आ जाएगा, नहीं, नहीं आएगा भाई। हम लिखवा रहे हैं आपके रिवीजन के लिए, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। ऐसा ही हो जाता तब तो टीचर वाले में पूरा कब्जा करके बैठे हुए रहते हैं, मेरा नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही फेसबुक में एक रील देख रहे थे, एक टीचर बोल रहा है कि जहानाबाद मेरे नोट से कुछ नहीं आएगा, हमको जिंदा जला देना चौराहा पे। वो पैम्पलेट में छपवा के बांट रहा है भाई। इतना एक्यूरेसी नहीं होता है किसी भी चीज में। हमको नोट्स यही चीज है कि हमको जहां लग रहा है कि डिफिकल्ट है, आप वहां पे वो सारा चीज कीजिए। जहां पे हमको लगता है कि थोड़ा सा आपको बताने का जरूरत है, आप वहां पे कीजिए। सेलेक्टिव प्लीज मत रहिए। एक सब्जेक्ट में सेलेक्टिव हो जाएंगे, 2 सब्जेक्ट में हो जाएगा। बीपीएससी एक सब्जेक्ट का एग्जाम थोड़े, नहीं हो पाएगा। जैसे ही चेयरमैन दूसरा बनेगा ना, नया चेयरमैन, नया तरह का पॉलिसी, नया तरह का क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं? सिलेबस नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा देगा, और जब स्टैंडर्ड बढ़ाएगा तो फिर जान रहे हैं कि आपका सब धरा का धरा रह जाएगा। तो कंप्लीट तैयारी कीजिए ना। ये सेलेक्टिव क्या है? मान लीजिए आप जिस पैटर्न पे तैयारी किए वैसा क्वेश्चन नहीं आया अगली बार, तो उसके बाद अगली बार कब टीचर का वैकेंसी आने वाला आपको पता है? फिर आप एकदम आराम से 5-6 साल एकदम रह जाइएगा आराम से, क्योंकि इलेक्शन के बाद सरकार टीचर का तो वैकेंसी नहीं ला पाएगा।
भाई 3 लाख टीचर ऑलरेडी ज्वाइन करवा दिया है वो। आप लोग जब जाएंगे तो लगभग 4 लाख के अप्रोक्स हो जाएगा टीचर्स का संख्या। इतना लोग को सैलरी कहाँ से देगा? हर साल टीचर का थोड़े इतना सारा रिटायर होता है। 1 लाख टीचर को हर साल ले रहा है तो इसका मतलब ये थोड़े कि हर साल 1 लाख टीचर रिटायर भी हो जाएगा। तो इस चीज को समझिए, सेलेक्टिव मत रहिए। अभी भी बोल रहे हैं किताब खरीदिए, नहीं है तो पीडीएफ हम कल एकदम आराम से फ्री हो जाएंगे, कल हम एकदम पीडीएफ आपको भिजवा देंगे अलग अलग किताब का, ठीक है ना। आपको जो किताब पढ़ना है बस आप पढ़ने का बना, सब किताब आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। पूरा लाइब्रेरी बना के रखे हुए हैं हमको किताब उताब। वैसे भी हम पहले तो जाते थे खुदा बख्श लाइब्रेरी में भी बैठते थे, मेरे पास बहुत सारा किताब है। लेकिन हाँ यही चीज है कि आप उसको जितना टाइम में पढ़ रहे हैं पढ़ के फिर दूसरा को दे दीजिए। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री क्लास खत्म हुआ हम किताब बांटे सब अपना अपना घर पे लगा दी, तो ये चीज मत कीजिएगा। किताब आपको चाहिए होगा, हम एक से एक ऑथेंटिक किताब देंगे, लेकिन आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप पंचवर्षीय योजना बनाएं। नोट्स आपको दे देंगे हम, स्पेक्ट्रम का पीडीएफ भेज देंगे, और भी कुछ कुछ किताब है वो भेज देंगे आपको, ठीक है ना। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका 2 3 4 5 मार्क्स से रह गया था पिछले बार? हाथ नीचे कीजिए। 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, पूरा आपका 1 साल खा गया। बाकी लोग तो रेस में भी नहीं है। इनसिक्योरिटी हो रहा है ना आपको कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या? तो उपाय एक ही है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिना पढ़े नहीं होगा। और आप बिलीव कीजिए इतना वैकेंसी ना इंडिया के किसी पोस्ट में नहीं आता भाई। सबसे ज्यादा पोस्ट के लिए आप लोग, मतलब इतना ज्यादा पोस्ट आ रहा है, लाखों की संख्या में पोस्ट आ रहा है, हजारों की संख्या में आ रहा है। इसमें अगर नहीं हो पा रहा है आपका, इसका मतलब आप अपना रोल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके पीछे कोई भी कारण हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फैमिली हो, इससे मतलब नहीं है। एक अनसक्सेसफुल आदमी जो होता है ना उसके पास बहाना बहुत होता है, और एक सक्सेसफुल आदमी जो है ना उसकी सास फिर स्टेटमेंट देगी कि बहू तो दिन भर पढ़ती रहती थी, हम तो इसको एकदम काम नहीं करवाते थे, इसको हम आज तक एक बर्तन धोने नहीं बोले हैं, दिन भर इसको पढ़वाते थे। अंतर है, तो इस चीज को समझिए। लड़का लोग का दिक्कत नहीं है, लड़का लोग अगर नहीं भी होगा तो प्राइवेट में हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा ही रहे ना। और आपका जितना सैलरी होगा उससे बहुत ज्यादा कमाएंगे हम, अभी भी कमा रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस चीज का है नहीं, दिक्कत है सिक्योरिटी का। आपको सिक्योरिटी असिस्टेंस ज्यादा चाहिए। लड़कों क्या है, प्राइवेट में कहीं भी घुस गया, यहां रहे, हरियाणा रहे, कहीं भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक है तो ये चीज है। देखिए लड़का लोग तो लास्ट टाइम तक एफर्ट मारता ही है, इस चीज को आप मानकर चलिए। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, तभी आगे कुछ हो पाएगा। और पढ़ाई यार एकदम इंटरेस्ट के साथ कीजिए, तब मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर। आज हम लोग मैसूर करने वाले हैं ना। आपका क्वेश्चन एकदम जेन्युइन है, लेकिन मेरे पे लागू नहीं होता। आप अगर 1 घंटा डिटर्मिनेशन से पढ़िएगा ना तो 1 घंटा में कम से कम आप 20 पेज, 15 से 20 पेज पढ़ सकते हैं अच्छे से। अरे रिवीजन भी करना पड़ेगा भाई, पढ़ने थोड़े बोले, खल रीडिंग थोड़े करना है। 15 से 20 पेज आप किए, जो हम आपको बिपिन चंद्रा बोल रहे हैं ना लेने के लिए, ये 200 से 250 पेज में खत्म है। 200 से, अरे नया वाला भर, हम आपको जो भी बोल रहे हैं, मतलब आप 300 मान लीजिए ना, आपके 400 मान लें, मान लेते हैं 400। एक दिन में 1 घंटा में अगर 20 पेज आप पढ़ रहे हैं, इसको डिवाइड कीजिएगा, कितना लगा? 20 दिन, 1 घंटा 20 दिन, 20 घंटा में एक बार आप रीडिंग कर ले रहे हैं किताब को। एक दिन में अगर 3 घंटा पढ़े तो, 4 घंटा पढ़े तो ये 20 दिन हम मान लेते हैं ना कि ये एक सप्ताह में आपका हो जाएगा, एक वीक में एक किताब खत्म। दूसरा बार रिवीजन कीजिए 5 दिन में हो जाएगा, तीसरा बार रिवीजन कीजिए 3 दिन में हो जाएगा। और ऐसा करते करते 1 महीना में या 2 महीना में आप तीनों किताब आराम से खत्म कर दीजिएगा।
दिक्कत वहां पे है कि आप चीजों को बांटना नहीं चाह रहे, आप मोटाई देख रहे हैं उसका। आप उसको छोटा छोटा टारगेट में बांट लीजिए ना, पेजेस में बांट लीजिए, इतना पेज हमको पढ़ना है, इससे आगे नहीं पढ़ना है। अगला दिन जब आगे जब दूसरे घंटा पढ़े तो एक बार फिर इधर से रिवीजन करें, फिर आगे पढ़िए। ऐसे करके आपका आउटपुट बढ़ेगा। आपके अंदर एक फियर है कि इतना मोटा किताब है, नहीं हो पा रहा हमसे, ठीक है ना। ये चीज एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। भाई साहब आपको खुल्लर उल्लर हम दिखा देंगे तो आप तो बेहोश हो जाइएगा। इतना मोटा है खुल्लर ज्योग्राफी का, इतना मोटा, समझ पा रहे हैं आप। खैर मनाइए, हम तो मतलब आपको बिपिन चंद्रा का वो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस और वो नहीं पढ़ने के लिए बोले, वो दोनों किताब मिला के इतना मोटा है। इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, दोनों इतना मोटा है। तो मोटाई से मत, आप पेज के हिसाब से देखिए ना। आपको अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो पेजेस को आप क्या कीजिए, बांट दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, कौन सा गाइड ले, इधर अलग है भाई बोल रहा है कौन सा गाइड ले। धनंजय कुमार 9 to 10 में 5 नंबर। ये सब जो है ना, देखिए थोड़ा सा समझिए। हम आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन दे नहीं रहे, हम चाह रहे हैं कि आपको हम एक बार अच्छे से समझा दे तो आपको रिवीजन में कम टाइम लगे। और हम पढ़ाने का, मेरा मॉड्यूल यही है, हम एकदम पढ़ाना एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर टारगेट है, कुछ प्रेशर है। हम अपने आप को टारगेट दिए हैं कि 15 से 20 दिन आपका लगेगा, कंप्लीट कर देंगे। 6 to 8 के लिए आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पता है क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता है। आप एनसीईआरटी उसको पढ़ लीजिए। देखिए आपका अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से 10 से 20 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है ना, ये 10 से 20 क्वेश्चन में आपका 12 क्वेश्चन जो होगा ना, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से होगा। तो भाई आपको 20 में 20 सॉल्व करने कौन बोल रहा है, 12 में काम कीजिए ना। 8 गो में तुक्का लगाइएगा, 2 गो सही हो जाएगा, 12 2 14। 100% एक्यूरेसी में क्यों जा रहे हैं आप। 86 जा रहा है भाई साहब कटअप 120 में, मार के 120 में 120 आ रहे हैं आप। इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है यार, छोटा छोटा टारगेट्स में डिवाइड कीजिए। एनसीईआरटी कितना है, इतना पतला पतला, 2 गो 9th और 10th का एनसीईआरटी है, मिला जुला के 10 गो चैप्टर है उसमें। 10 गो चैप्टर में 3 गो आप पढ़ चुके हैं। लुइस 16 के बारे में नहीं जानते, फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं जानते। पहला ही चैप्टर है आपका 9th का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसी को थोड़ा सा इलाबोरेट करके 10th में दिया है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और उसके बाद सेकंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। मॉडर्न तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का 3 से 4 चैप्टर है। उसके बाद 10th में है, और उसको हल्के मत लीजिए आप। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप एक चीज आपको हम बता रहे हैं, 2022 में जो एग्जाम हुआ ना, 2022 में एग्जाम हुआ, 2022 का जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था ना, एकदम हम एकदम क्लियर थे कि भाई साहब इस साल चौरी चौरा से क्वेश्चन आएगा, चौरी चौरा से आएगा। 23 में जो एग्जाम हुआ, हम एकदम 100% श्योर थे कि स्वराज पार्टी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 100 साल पूरा हुआ, क्वेश्चन आया। 2024 चल रहा है, 25 चल रहा है। 25 में जो भी अंतरराष्ट्रीय घटना हुआ है उसका 100 साल पूरा होगा, किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन आएगा। कोई भी घटना जो 1925 में हुआ होगा, 1925 से लेके 2025 तक 100 साल का इतिहास है ना। इस 100 साल के इतिहास में आप 1925 में आप घटनाक्रम याद कीजिए कि क्या क्या हुआ होगा। 100 साल पूरा होगा, ठीक है ना। इस साल क्या क्या घटना हो रहा है, कौन कौन सा आदमी का 100 साल पूरा हो रहा है, बरसी मन रहा है, क्या मन रहा है, नहीं मन रहा है, इन सब से क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना है। ये सब दिमाग लगाइए। सेलेक्टिव रहना है तो ऐसे रहिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के। हर कुछ ना आपको आता है और हर कुछ ना हमको आता है। हम भी पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारा चीज सीखते हैं। हम आपका लगभग 1 सप्ताह से क्लास ले रहे, और मेरे दिमाग में ये चीज है कि आपको कहीं और बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत ना पड़े। लेकिन आप रट लगा के रखे हुए हैं एक लूसेंट का। अरे कोई नहीं, भूल जाइए इसको। हम अपने मन से बोल रहे थे। ऑनलाइन वाले हैं एक,
ये बोल रहे हैं सर कौन सा गाइड लें प्लीज बता। अरे सुनो यार, देखो ऑनलाइन वाले सुन लीजिए। जित एक बार और हम फिर से बता दे रहे हैं आपको कौन कौन सा हिस्ट्री के लिए किताब लेना है। एंशियंट आपको अगर लेना है आर एस शर्मा का ले लीजिए। आर एस शर्मा। अगर आपको बोरिंग लग रहा है एस के पांडे ले लीजिए। ये भी बोरिंग लग रहा है तो एक एनसीईआरटी का आता है आर एस शर्मा का, ओल्ड एनसीईआरटी, वो ले लीजिए। ठीक है ना, ये तीनों में से कोई एक किताब ले लीजिए। आ गया मेडाइवल, मध्यकालीन। मध्यकालीन में बहुत ज्यादा किताब है नहीं, एक पतला सा किताब है सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा है। आप इसमें एकदम मेडाइवल से क्वेश्चन अभी इधर देखिएगा, आप आराम से सतीश चंद्रा लीजिए। और सतीश चंद्रा में पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें कुछ कुछ चैप्टर है, जैसे विजयनगर साम्राज्य है, मुगल है ना, लेटर मुगल है, और भी बहुत सारे चीज, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी कॉन्सोलिडेशन, कन्क्वेस्ट कुछ नहीं पढ़ना है, कब कौन आया, कैसे किया, क्या किया, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये इसमें से आपको मिल जाएगा। अब एक बार अभी इस साल के बीपीएससी में क्वेश्चन आया, इस साल बीपीएससी में क्वेश्चन ये आया, बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि 1000 दिनारी जो है ना, किसको बोलते हैं? मलिक कफूर को। तो मलिक कफूर को खरीदा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। 90% लोग मार के आए, गलत हो गया। सब जानता है, एनसीईआरटी तक में लिखा हुआ था। नुसरत खान जो है ना, उसको पेमेंट दे के खरीदा है, वो 1000 दिनारी दे के, दिनार होता है ना, उसको दे के खरीदा है। अब बीपीएससी ने इसमें आंसर क्या दिया है? नुसरत खान। अब ऑप्शन में दोनों था, अलाउद्दीन खिलजी भी था, नुसरत खान भी था। अब आप बताइए कि ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा? आप भले अभी नुसरत खान कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत जोर दे के आपसे पूछे, इसलिए हम नॉर्मल सा क्वेश्चन लिख देते ना, 1000 दिनार इसको मलिक कफूर को कौन खरीदा, और ऑप्शन में दे देते अलाउद्दीन खिलजी, तो 90% मार दिए रहते आप। बीपीएससी इतना एक्यूरेसी में काम कर रहा, तो ज्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, काम हो जाएगा। तो इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा आपको सतीश चंद्रा के अलावा मिडिएवल में। सतीश चंद्रा मेरा जो नोट्स वगैरह होगा कर लीजिएगा। अब आ गया इसके बाद मेन मॉडर्न। मॉडर्न अगर आपको फैक्ट पढ़ना है तो सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर का स्पेक्ट्रम जो आता है वो ले लीजिएगा आप। स्पेक्ट्रम आपको लग रहा है मोटा कि नहीं सर, डायमीटर थोड़ा ज्यादा है इसका, तो आप दूसरा ले सकते हैं बिपिन चंद्रा। आपको लग रहा है नहीं सर बिपिन चंद्रा में थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा है, फैक्ट ज्यादा नहीं है, प्लासी टू पार्टीशन एक किताब है, प्लासी से विभाजन तक, शेखर बंदोपाध्याय का, शेखर बंदोपाध्याय का एक किताब है, प्लासी से विभाजन तक, थोड़ा मोटा किताब है, आप उसको भी ले सकते हैं। ये भी नहीं समझ में आ रहा तो एस के पांडे भी ले सकते हैं, इसका भी एस के पांडे आता है। अरे वो सब ऑप्शनल के लिए है, इतिहास का जो ऑप्शनल विषय रहता है ना, उसके लिए है वो। भाई साहब ये लोग बिपिन चंद्रा नहीं खरीद रहा है, वो खरीदेगा सुमित सरकार, क्या बात कर रहे हैं आप? तो अपने हिसाब से किसी दिन निकलिए अशोक राजपथ, थोड़ा सा एक आध दो पेज पलटिए, 10-15 मिनट देखिए, उसके बाद खरीद लीजिए, आराम से पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको रिवीजन कीजिए। कोई भी एक किताब एक बार से ज्यादा पढ़ना है। शेखर बंदोपाध्याय, ठीक है ना, शेखर बंदोपाध्याय का है। किसी एक दो स्टूडेंट को चाहिए रहता है ना, तो सारा किताब है मेरे पास, हम आपको सारा दे देते हैं, लेकिन फिर हो जाएगा पार्सलिटी, सर उसको दिए हमको नहीं दिए, तो इसीलिए पीडीएफ कोशिश करेंगे आपको भेजने का, ठीक है। तो ये चीज आप कर लीजिए। ऑनलाइन वाले इंडियन नेशनल मूवमेंट बिपिन चंद्रा है सर,
हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है पूजा सिंह, मेरे पास स्पेक्ट्रम का है। ठीक है सर जी, बुक का नाम बता दीजिए और कौन कौन है। ठीक है, जो भी है आपको हम बुक का नाम बता दिए हैं ऑनलाइन वाले, एक बार प्लीज आप देख लीजिए कौन कौन सा है। ये इसमें से एक दो खरीदना है आपको, एक एंशिएंट के लिए ले लीजिएगा, एक मिडाइवल के लिए लीजिएगा, एक मॉडर्न के लिए लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ और बताने का जरूरत है इसमें? कुछ और डाउट, कुछ और परेशानी? एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई लोग कि प्रैक्टिस के लिए क्या लें। सबसे इंपॉर्टेंट कि सर प्रैक्टिस कहां से करें, क्वेश्चन पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले आप घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र आप ले लीजिए। घटना चक्र के अलावा अरिहंत का एक किताब आया है, टीआरई 4.0, ठीक है ना, अरिहंत का। और टीआरई 4.0 बहुत सारे पब्लिकेशन का आया है, ठीक है ना, उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन। हाँ ले सकते हैं आप, घटना चक्र मारिए उससे। ठीक है, आपको हम उसके भी बारे में बता देंगे। पॉलिटी में भी आप बहुत ज्यादा आपको लेने का जरूरत नहीं, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत इधर उधर का नोट्स पढ़ लीजिए, पॉलिटी बहुत ज्यादा है नहीं। और एनसीईआरटी का क्लास 11th पढ़ लीजिएगा, क्लास 11th का पहला पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान, भारत का संविधान, वो पढ़ लीजिएगा। हाँ सिद्धांत नहीं, वो पॉलिटिकल थ्योरी नहीं, हाँ संविधान वाला। पॉलिटिकल थॉट से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पहले आप जब थ्योरी ये पढ़ लीजिएगा ना, उसके बाद जब आपको टाइम मिलेगा आप वो पढ़िएगा। थ्योरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से 2-3 पूछ देगा। जैसे को एबी डाइसी के बारे में पूछा था, हाँ हाँ वही तो बोल रहे हैं, एक एबी डाइसी के बारे में पूछा था, एक पूछा था आपका लेनिन के बारे में पूछा था, एक क्वेश्चन आपका पूछा था मार्क्सिज्म के बारे में। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन सबको पता है भाई, इसके लिए परेशान नहीं होना है। 5 में से 5 आपको नहीं बनाना है, 5 में से कोई 3 भी बन जा रहा है, काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो प्रैक्टिस इससे आप कर लीजिए। साइड हो गए भाई, देख लो। तो इतना सारा जो है आप ले सकते हैं और इसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। सब हम ही से पूछ लो तुम लोग, भाई गजब है यार, आगे बढ़ना है हम लोग को। सुनिए, देखो आज क्लास थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि मेरा क्लास कहीं है नहीं, 12:30 तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत? हाँ तो बस 12:30 तक आज खींचने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन वाले कुछ और, सर मेरा 6 to 8 पेपर है, 83 नंबर है, क्या मैं टीआरई 4 में बैठ, रुक जा भाई, मैं बैठ सकती हूँ ओबीसी से? एक सेकेंड, ये एक क्वेश्चन पूछ रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन इसका ये है कि हाँ मतलब इसका 83 में हो जाएगा ना, तो आप बैठ, ओबीसी ओबीसी अरे भाई एक एक करके बोलना। एज पर द इंफॉर्मेशन 83 नंबर आपका है, तो आप एकदम आराम से बैठ सकते हैं, इसमें पैनिक होने का जरूरत नहीं है। 83 नंबर है आपका तो आप बैठ सकते हैं बिहार के एग्जाम में। ठीक है, कोई और डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, एक सेकेंड सुनिए, रुक जा भाई, सब बता दे रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए आप 11th का एनसीईआरटी, 12th का एनसीईआरटी का जरूरत नहीं है, 11th का एनसीईआरटी दोनों किताब, पहला और दूसरा, पॉलिटी के लिए ये ले लीजिए, इसी के साथ एक घटना चक्र ले लीजिए। ठीक हो गया?
ज्योग्राफी का भी आपको करना क्या है, अगर है तो आप एनसीईआरटी 11th ले लीजिएगा। हम पीआरटी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। पीआरटी और 6 to 10 में भी, सॉरी 8 to 10, हाँ 9-10 वाला दोनों आप ले सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी 11th और 12th का बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। 11th का दोनों पार्ट 1 पार्ट 2, पहला वाला भौतिक भूगोल है, दूसरा वाला है भूगोल, भारतीय भूगोल है ना, भारत का भूगोल। 12th का बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। 12th का आप महेश अगर आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी और डिटेल में पढ़ना है तो एक हिंदी माध्यम के लिए महेश बर्नवाल का ले सकते हैं। महेश बर्नवाल भाई साहब का किताब ले सकते हैं। क्या चाहिए? एनसीईआरटी। देखिए पीआरटी में अगर आप हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से ही बिल्डअप होगा आपका। 11th का पार्ट 1 अगर आप किसी भी तरीके से स्किप कर देंगे तो इंडिया का तो ज्योग्राफी पढ़ना ही है ना, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल आपको जब, और 11th-12th में आपको पढ़ाना वही है एनसीईआरटी, तो आपको कैसे लग रहा है कि नहीं पढ़ना होगा? क्या चाहिए? सविंदर सिंह। सविंदर सिंह इतना मोटा है? सविंदर सिंह भी है, स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं, उसका भी स्पेक्ट्रम आता है। माजिद हुसैन का बहुत सारा किताब आता है, कौन सा? इंडिया, फिजिकल, मिला के जो दोनों आता है वो आप अपने अपने सहूलियत के हिसाब से खरीद सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बचता नहीं है। बाकी अपने हिसाब से, अगर ज्योग्राफी में इसके बाद का बताएंगे ना तो फिर आएगा खुल्लर। खुल्लर नहीं हो पाएगा आपसे, लूसेंट वाले लोग से तो एकदम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज इन सबको फॉलो कीजिए। अरे यार कौन है फिर? आप बिहार दरोगा की क्लास करा रहे हैं या यूपीएससी रिलेटेड? इसमें बिहार दरोगा का डिस्कशन। अच्छा भाई साहब देखिए, किताब हम जो भी बता रहे हैं ना दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस एज वेल ऑफ बिहार। एनसीईआरटी से बिहार में भी क्वेश्चन पूछता है, और फैक्चुअल क्वेश्चन तो हम सारा नोट्स में आपको लिखवा ही दे रहे हैं, सारा बैच यहाँ पे है। अरे पूरा ध्यान है भाई ऑनलाइन वालों पे, ध्यान दे रहे हैं हम। आप थोड़ा सा बस, कुछ लोग और भी है ना तो उनके लिए थोड़ा सा डाउट हो रहा था, उनका डाउट हम क्लियर कर रहे थे, ठीक है ना। हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा आप पिंग कर दीजिएगा मुझे, मैं देखता रहूंगा बीच बीच में। कल के जैसा नहीं होगा, कल तो रुक गया था, कमेंट एकदम आ ही नहीं रहा था, ठीक है। चलिए थैंक यू। तो आगे बढ़े, बाकी जो भी डाउट है उसको एकदम आराम से दिल के अंदर रखिए, अगले क्लास में बात करेंगे उसके ऊपर। चलिए, हम लोग मैसूर लिखने वाले थे ना, तृतीय कर्नाटक का युद्ध लिखना था ना, हो गया था। मैसूर में आइए, मैसूर में आइए, मैसूर से क्वेश्चन बनता है ना। तो इसके बारे में लिखें थोड़ा सा। मैसूर राज्य की स्थापना, मैसूर राज्य की स्थापना, मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली, हैदर अली ने 1755 में की। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1755 में की। हैदर 55 हैदर अली एक योग्य शासक था। हैदर अली एक योग्य शासक था। इसने अपने साम्राज्य का, इसने अपने साम्राज्य का, इसने अपने साम्राज्य का आप लोग भी लिख लीजिए ऑनलाइन वाले, क्योंकि हम सारा कनकलकेट करके लिखवा रहे हैं।
ऑनलाइन वाले जितने लोग हैं वो भी आप लिखिए, मैसूर का जो है उसको लिख लीजिए, क्योंकि आपके पास भी एक नोट्स होना चाहिए ना। बाकी उसके बाद हम समझाएंगे कि क्या क्या है। सतीश जी कृपया करके लिखिए जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। कहां तक लिखें? साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया, साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया, और यही अंग्रेजों तथा और यही अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच, मैसूर के बीच, मैसूर के बीच युद्ध का कारण बना। सारा कुछ काम करेगा, 9-10 के लिए एनसीईआरटी का दोनों पार्ट काम करेगा, ठीक है ना। जो भी किताब बताए आप अपने हिसाब से देख लीजिए ना, इतना सारा किताब बताएं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो पढ़िए, जो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन लगभग सब में सेम है, बस थोड़ा सा एनसीईआरटी में डेलिब्रेट करके दिया हुआ है। अंग्रेजों तथा मैसूर, अंग्रेजों तथा, हाँ आगे, अंग्रेजों तथा मैसूर के मध्य 4 युद्ध, कितना युद्ध लड़ा गया था? 4 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध लिखिए, प्रथम आंग्ल, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। डेट डाल दीजिए 67 से 69, 2 साल में चलाइए। 1767 से 69, इसमें लिखिए हैदर अली ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को, हैदर अली ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को, हैदर अली ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए, दबाने के लिए यह युद्ध किया, यह युद्ध किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? हैदर अली विजयी हुआ, हैदर अली विजयी हुआ। या इस युद्ध का समापन, इस युद्ध का समापन, इसी का, आंग्ल मैसूर युद्ध का, इस युद्ध का समापन, इस युद्ध का समापन मद्रास की संधि के साथ हुआ। इस युद्ध का समापन मद्रास की संधि के साथ हुआ। नोट देके एक चीज लिखिएगा, मद्रास की संधि के, मद्रास की संधि के सारे शर्तें या सारी शर्तें, मद्रास के संधि की सारी शर्तें, मद्रास की संधि की सारी शर्तें, जो जीता है वही तय करेगा। कौन जीता? हैदर अली ने तय की सारी शर्तें, हैदर अली ने तय की। यही कारण है कि,
यही कारण है कि यह संधि, यही कारण है कि यह संधि सफल नहीं हो सकी, सफल नहीं हो सकी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण। द्वितीय लिख लीजिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अस्सी से 84 के आसपास हुआ ये, है ना। देखिए स्टार्ट ये हो गया था लगभग, इसका कुछ कुछ हम लोग को सीन मिल रहा था लगभग 79 से ही, ठीक है ना। 79 के अगस्त सितंबर के बाद से कुछ ऐसा मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा था कि इस तरीके का युद्ध होना है, लेकिन इसका ऑफिशियल डेट हम लोग मानते हैं 80 से 84, 1780 से 84, है ना क्या। हाँ, तो ये भी आप याद रखिएगा। हम गवर्नर जनरल का एक क्लास अलग से हम लोग करेंगे, एक या दो क्लास, जितना भी गवर्नर जनरल वाइसराय है ना उसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ सारा कुछ लिखेंगे, क्योंकि गवर्नर जनरल से भी एक दो क्वेश्चन आता है, तो कहीं से कुछ भी छोड़ने वाले नहीं। हाँ अरे रहेगा ही, ये सब तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन ही होता है, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन रहेगा ही, तो हम लोग करेंगे इसको एकदम डिटेल से करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए इसमें लिखिए, इस युद्ध का कारण इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र हैदर अली का क्षेत्र, उसका नाम क्या है, माह, कभी कभी माहे भी बोलते इसको, माह, और ब्रैकेट में लिख लीजिए पौंडीचेरी। ये कहां पे है, पौंडीचेरी में माह एक जगह है, पौंडीचेरी पर अधिकार करना था। मतलब पहला दूसरा युद्ध का कारण क्या बना, माह का जो क्षेत्र है ना जो पौंडीचेरी में आता है, हाँ माहे भी या माह बोलते, दोनों बोलते हैं, ठीक है ना, वही तो आपको बता रहे हैं, माहे या माह दोनों बोलते हैं। माह है कहां पे, ये पौंडीचेरी का एक जगह है। इस जगह पे क्या हुआ ना, अंग्रेजों ने क्या किया, हैदर अली का ये टेरिटरी में आता था, उसके क्षेत्र में, और इस क्षेत्र पे अधिकार कौन कर लिया, अंग्रेज, ठीक है ना, हेस्टिंग्स के समय। और जब यहां पे वो कर लिया अधिकार, तो अधिकार करते वक्त हुआ क्या कि इससे हैदर अली जो है ना थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव हो गया, क्योंकि किसी का टेरिटरी आप लेंगे तो वो तो गुस्सा होगा ना, और यही कारण था द्वितीय जो मतलब युद्ध था ना, एंग्लो मसूर युद्ध, इसका होने का यही कारण बना, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, इसमें इस युद्ध में हैदर अली इस युद्ध में हैदर अली मारा गया, इस युद्ध में हैदर अली मारा गया, इस युद्ध में हैदर अली मारा गया, और उसका बेटा क्या नाम है, और उसका बेटा राजगद्दी पर बैठा, और उसका बेटा राजगद्दी पर बैठा और युद्ध को आगे बढ़ाया, युद्ध को आगे बढ़ाया। यह नोट देके लिख लीजिए, यह युद्ध बिना किसी यह युद्ध बिना किसी
यह युद्ध बिना किसी निर्णय के मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि, ये ऐसे हुआ, मंगलोर की संधि के साथ संपन्न हुआ। इसमें कोई निर्णायक नहीं रहा कि कौन जीता कौन हारा, ठीक है ना। लेकिन इस युद्ध को विराम देने के लिए कौन सा संधि किया गया? मंगलोर। पहला वाला का कौन सा संधि? मद्रास। दूसरा वाला मंगलोर। तो कभी कभी क्या है ना, आंग्ल मैसूर युद्ध का टाइम नहीं पूछेगा, कभी तो टाइम बता देगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कब हुआ। दूसरा आपसे पूछेगा अरेंज करने के लिए कि मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, और ऐसा 4 को संधि दे देगा कि इसको समय के अनुसार क्या कीजिए, इसको पहला दूसरा तीसरा के हिसाब से उसको सजाइए। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है ना, टफ हो जाता है, क्योंकि आपको डेट उसका पता होना चाहिए। जैसे मद्रास की संधि पहला उसमें हुआ है तो वो पहले आ जाएगा, दूसरा मंगलोर में है वो आ जाएगा। तो ऐसे कर करके आपको ये रटना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे लिखिए। मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। अब लिखिए तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? 90 से 92। हाँ, इसी समय गवर्नर जनरल कौन रहेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसी के जस्ट बाद 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करेगा? स्थायी व्यवस्था लाएगा। और स्थायी व्यवस्था वाला क्वेश्चन बहुत सारे सेट में पूछा है कि लाया किसके द्वारा गया है, डेट पूछा है कौन सा साल में, तो 1793, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। टीयर 2 में भी आया है, 3 में भी आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, लिख लीजिए ये, पहले लिख लीजिए इसी को। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ, कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ, कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ। यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा, यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजय का सामना करना पड़ा, पराजय का सामना करना पड़ा। पराजय का सामना करना पड़ा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, इसी को सेरिंगपट्टनम भी बोलते हैं, सेरिंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम या सेरिंगपट्टनम की संधि से संपन्न हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम या सेरिंगपट्टनम की संधि से संपन्न हुआ। लास्ट लिख लीजिए, लास्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ ये, ठीक है ना। स्टार्टिंग में लिख लीजिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के, या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध
लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में संपन्न हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली के कार्यकाल में, वेलेजली के कार्यकाल में संपन्न हुआ। इसमें लिखिए, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर के क्षेत्र में, और मैसूर के क्षेत्र में, और मैसूर के क्षेत्र में अंग्रेजों का अधिकार, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों का अधिकार हो गया। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौसेना का गठन किया। एक नौसेना, नेवी, नौसेना का गठन किया, नौसेना का गठन किया और फ्रांस के जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब, फ्रांस के जैकोबिन क्लब की सदस्यता हासिल की, सदस्यता हासिल की। टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए, इसने शंकराचार्य द्वारा बनवाए गए सिगेर पीठ, कौन सा? सिगेर पीठ, सिगेर पीठ, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मैसूर में है ये, है ना। बनाए गए सिगेर पीठ, बनाए गए सिगेर पीठ का पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। देखो, ऐसे तो हम भी बहुत कुछ सुने हैं, लिखवा नहीं सकते हैं। देखिए, हर अपना अपना शासक का जो होता है ना, अपना रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी अलग अलग होता है। अरे ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। ऐसे तो गांधी जी के बारे में भी बहुत कुछ सुनते हैं लोग, लेकिन राष्ट्रपिता है, उनके बारे में गलत नहीं बोला जा सकता, है ना। कुछ लोगों का मानसिकता हो सकता है इस तरीके का, हम इसीलिए लिखवा दिए सिंपल सा उदारवादी आदमी था, क्योंकि एक किसी का, अगर आप कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है या किसी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसके आधार पे ये सारा चीज बोल देना ये गलत है। हम इसीलिए लिखवाएं उदार, क्योंकि शंकराचार्य जो है ना, इसके द्वारा जो सिगेर पीठ बनाया गया था ना, सिंगेर पीठ या सिगेर पीठ, ये पीठ का पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान करवाया ये। तो धार्मिक
क्या, हाँ अभी आएंगे, उस पे भी आएंगे, उस पे भी लिखवाएंगे। ये एक तरह का आप बोल सकते हैं कि हिंदुओं के तरफ से या हिंदुओं के लिए एक तो रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी था, क्योंकि शंकराचार्य हिंदू धर्म के मतलब गुरु हैं, और उनका एक हिंदू धर्म के द्वारा बनाया गया एक पीठ है, उसका पुनरुद्धार अगर ये करवा रहा है तो एक दो चीज से हम बोल सकते हैं। हालांकि देख, अंग्रेजों के साथ या उसके अगेंस्ट जो भी लोग लड़ाई किए हैं ना, सब लोग देशभक्त हैं। 1857 की क्रांति में ग्वालियर घराना जो था ना सिंधिया, अंग्रेजों का साथ दिया था। 2019 में उन्हीं की जो दादी हुई, क्या नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उनकी दादी का एक कॉइन मोदी जी ने निकाला और बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा। ठीक है ना, 100 साल या 175 साल ऐसे करके कुछ में था कि उसके एक मतलब कॉइन निकाल के उसको सम्मान दिया। तो अपना अपना सबका पहलू है, किसी एक की तरफ हम लोग बहुत ज्यादा झुकाव नहीं रख सकते। और एक चीज आपको हम बता रहे हैं, आप सारे लोग टीचर बनने वाले हैं आने वाले समय में, अपना पर्सनल जो भी ओपिनियन होगा ना, भले आप एकदम कट्टर हिंदू क्यों ना हो, आपको एकदम बैलेंस अप्रोच में लेके चलना है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो बच्चा जिसको आप पढ़ाएंगे ना, उसका मतलब माइंडसेट क्या होगा, उसका मेंटालिटी क्या होगा। जितने लोग दरोगा वाले भी हैं ना, दरोगा वालों को भी बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हिंदू हैं, थाना में एगो मुस्लिम वाला केस आया, उसी के ऊपर एफआईआर करके भेज दी उसको। ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा टॉलरेट रहना। हाँ, अपना पर्सनल लेवल पे आप पूजा पाठ कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन रियलिटी में जो चीज है उसको थोड़ा सा फोकस करना है। क्या है यार, ये नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हूं, फिर से परचेज करने का बता रहा है। बेटा आप एक बार ऑनलाइन ना ऑफिस में कॉल कर लीजिए, अगर आपको बैच में ये खुल नहीं रहा है ना, तो एक बार आप ऑफिस में क्या है ना कि आप उसको देख लीजिए, क्योंकि अभी एप्लीकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। एक दो दिन में मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। सालिशा जी आप ही को बोल रहे हैं हम, आप एक बार प्लीज कुछ देर वेट कर लीजिए, या एक बार ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके, अगर ऐप में कुछ ग्लिच आ रहा है ना, तो आप एक बार एप्लीकेशन का जो मतलब है ना उस पर बात कर लीजिए, ऑफिस में आपको बता देंगे। परेशान परेशान नहीं हुई, सबका नहीं चल रहा है, आप अपडेट देखिए, एप्लीकेशन में कुछ ग्लिच है जो कि अपडेट हो जाएगा ना, तो सबका सही हो जाएगा, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आप एक बार सर से बात कर लीजिए ना, एक दो दिन का टाइम दीजिए, एप्लीकेशन जैसे ही अपडेट हो जाएगा वो सारा चीज हो जाएगा। हाँ भाई साहब, बता रहे थे कुछ गद्दारी के ऊपर, बताइए। अरे हाँ, बोलिए बोलिए। अरे बोलो भाई, मेरे क्लास में आजादी है। देखिए, अरे सिंधिया एक घराना है, ग्वालियर एक जगह है, तो ग्वालियर का जो नवाब था ना, वहां पे सिंधिया लोग राज करते थे। और यही ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, इसी की बुआ हुई कौन, वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की एक समय क्या थी, मुख्यमंत्री थी। इसी की अपनी बुआ है, किसकी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ठीक है ना, तो ये देखो, गद्दारी हम किसी, कोई इंस्ट्रूमेंट तो हमारा है नहीं, कोई अगर गद्दारी किया है बाद में, अगर फिर देश का सपोर्ट किया, जैसे आप सिंधिया के बारे में बोल तो दिए, लेकिन बाद में जब हमारा जो नेशनल रिवोल्ट स्टार्ट हुआ ना, जो हमारा क्रांति स्टार्ट हुआ गांधी जी के आने होने के बाद, उस समय सिंधिया घराना ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है ना, इसके अलावा जब इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स जो था ना उसको खत्म कर दी थी ना, तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट सबसे पहली आवाज जो उठाई गई थी ना, वो सिंधिया घराने के थे। मतलब ये जो क्या नाम था इनके पिताजी का, माधवराव सिंधिया, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में जाके उस समय इलेक्शन लड़ा था, समझ रहे हैं, और उस समय जीते भी थे। तो इसलिए आप किसी एक गलती का मतलब एक मतलब नहीं बना सकते ना बैकअप कि हाँ वो एक बार गलत किया तो हमेशा गलत है। देखिए, प्रीवी पर्स हटाने का जरूरत था भी, क्योंकि हम लोग के पास उतना रिसोर्स था नहीं। ठीक है ना, सुनिए एक चीज और बता रहे हैं आपको,
देखिए राजाओं का जितना भी प्रीवी पर्स जो खत्म हुआ ना, उसके बाद आप कभी जयपुर अगर गए हैं जयपुर? अरे गरीब लोग घूमो थोड़ा भाई। हाँ हाँ, गए हैं। जयपुर में अगर आप कभी जाइएगा ना, जयपुर या कहीं पे भी बहुत सारा जो है ना, देखिएगा जो उसका महल है ना राजा का, उसको हेरिटेज होटल्स बना दिया गया है, सारा हेरिटेज होटल। वहां पे शादी वादी बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है ना। लक्ष्य सेन का भी एक हवेली है, उस हवेली में भी शादी वादी होता है। 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए खाली वहां पे मतलब शादी वादी लोग करवाने आते हैं, ठीक है ना, मतलब एक डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप का। तो प्रीवी पर्स जैसे ही खत्म हुआ, राजा के पास इनकम आना बंद हो गया, तो जितना भी हमारा महल वहल था ना उस समय, सबको हेरिटेज होटल में भाई लोग बदल दिया, या तो टूरिज्म स्पॉट बना दिया कि आइए घूमिए, ठीक है ना। लगभग जितना भी बड़ा बड़ा जो महल है उन सबको, और उसी तरीके से फिर उनका भरण पोषण वगैरह चलता है, मतलब चलना स्टार्ट हुआ। लक्ष्य सेन जो है ना, ये आपके राजस्थान के राजघराने से बिलोंग करते हैं। लक्ष्य सेन जो अभी हैं मेवाड़ के हैं, और इन्हीं का पूर्वज बताते हैं महाराणा प्रताप के वंशज हैं। इनका इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत सारा क्या है, होटल का बिजनेस है, बहुत ज्यादा। लगभग 100-200 से ज्यादा होटल सिर्फ इंडिया में ओन करते हैं ये। और छोटा मोटा होटल नहीं, बड़ा बड़ा होटल। इंडिया का सबसे महंगा होटल कौन सा है? रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस अभी थोड़ा सा उसका रैंकिंग पीछे हो गया। होटल रिसोर्ट्स वगैरह का जो एक रैंकिंग आता था ना भाई साहब, ये होटल उसमें 20 साल रहा है राजस्थान में, और भी बहुत जगह है राजस्थान में, लेकिन इसका मेन है। कभी कभी कोई मूवी एक आया था ना राजस्थान में, कौन सा मूवी बना था यार वो, मतलब वो श्रीदेवी की बेटी थी, क्या नाम था उसका, जानवी कपूर। एक मूवी बनाई थी ना कोई, तो जिसमें जयपुर के मतलब तालाब के बीच में एक रेस्टोरेंट था, दैट वॉज द सीन ऑफ रामबाग पैलेस, ठीक है ना, उस जगह का था। रामबाग पैलेस में एक दिन रुकने का 7 से 12 लाख रुपया चार्ज है, मतलब आपका 2 साल का सैलरी, ठीक है ना, एक दिन का चार्ज है। और इंडिया में बहुत सारे लोग उस तरीके के हैं। अब जो लोग डॉलर से कमा के आता है ना, वो लोग 1-1 1.5 1.5 लाख डॉलर लेके आया हुआ है खर्च करने के लिए, उन लोग को कोई दिक्कत नहीं है। वो 10,000 खर्च कर रहा है, काम हो जा रहा है उसका। आपके पटना में भी ताज होटल खुल गया है, सिटी सेंटर मॉल के जस्ट बगल में, देखिएगा पूरा का पूरा वो डेवलप किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में जो भी हमारा हेरिटेज होटल वगैरह है ना, ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। आज भी आप देखिएगा ना, तो बहुत सारा जो डेस्टिनेशन वेडिंग होता है ना, ये इन्हीं सब महल वगैरह में होता है। एक एक शादी का ये लोग 10-10 लाख 20-20 लाख 50-50 लाख भी लेता है, एज पर आपका कितना पॉकेट में पैसा है उसके हिसाब से, आपको किस तरीके का डेकोरेशन चाहिए, क्या है नहीं है। रामबाग पैलेस में भी शादी होता है, एक एक शादी का कम से कम 15-15 करोड़ रुपया लेता है, पूरा मैनेज करना, 10 दिन हल्दी वल्दी सब हो जाएगा उसी में, तो उतना पैसा होना भी तो चाहिए। और ये सोर्स ऑफ इनकम हो गया है उन राजघराने वाले लोगों का। अभी एक मूवी आई थी एनिमल, एनिमल में जो घर दिखा रहा है ना रणवीर कपूर का, वो पटौदी पैलेस है, सैफ अली खान का घर है वो। मंसूर अली पटौदी जो है ना, जो इसके पिताजी हैं, हाँ, तो ये उनका महल है, पटौदी पैलेस है वो। और उसी अब पटौदी पैलेस को क्यों मूवी में देने का जरूरत पड़ा, पैसा अच्छा खासा देता है वो लोग, तो पूरे मूवी का बहुत सारे मूवी का ऐसा सीन वहां पे सेट मतलब हुआ है। पैसा कमाने का एक जरिया है, 1-2 करोड़ से कम थोड़े लिया होगा, सिर्फ जितना दिन शूटिंग वूटिंग चल रहा होगा उतना में, आप समझिए। तो ये सब एक बिजनेस है। और सैफ अली खान भी पटौदी घराने से हैं, राजघराने से ये भी बिलोंग करते हैं। नवाब पटौदी के इकलौते वारिस हैं, इनकी बहन भी एक मेल में अकेले यही है नवाब, तो इनका ही पैलेस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज हम आपको बोलना चाह रहे थे। कहां तक लिखे हम लोग? सिंगेर वाला लिख लिए, है ना।
इसके बाद आप इसमें लिख लीजिए टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था। हाँ, उसका अंगूठी में, ये थोड़ा सा फैक्ट है, हम कहीं पढ़ रहे थे तो हमको मिला। जैसे आप ही बोले ना कि वो हिंदुओं पे बहुत विरोधी था, ये था वो था, हम इसीलिए सब, क्योंकि हम पढ़ाते हैं जब भी तो बच्चा लोग कुछ ना कुछ ऐसा बोलता ही है। हम थोड़ा सा टीपू सुल्तान का सपोर्ट करते हैं तो उसको लगता है एकदम सरगद्दार है, एकदम हिंदू के विरोधी आदमी। ठीक है ना। तो उसके अंगूठी में राम लिखा हुआ था, मतलब धार्मिक रूप से तो आपको मानना पड़ेगा कि सहिष्णु था। अब अत्याचार कहां नहीं होता है, हर जगह होता है। तो ये चीज आप लिख लीजिए, उसके अंगूठी में राम लिखा हुआ था। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार, टीपू सुल्तान के तोपों का आकार शेर के जैसा था। शेर के जैसा मतलब तोप का शेप इस तरीके से बनाए हुए था ना, ऐसे करके, और ये शेर का मुंह है और यहां से निकलता था गोला। हाँ, शेर के आकार के जैसा था इसका तोप का शेप। आज भी कभी आप मैसूर जाइएगा ना तो इसका बहुत सारा म्यूजियम वगैरह में इसका तोप रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, नेट पे भी सर्च कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। पिक दिया हुआ है इसमें, देखिएगा आप, इसका तोप का आकार का है। ठीक है ना, तो आप इसको पढ़िएगा तो आप देख लीजिएगा। देखिए हम हर जगह से जो हमको मिला है हम डाल दिए हैं। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। पूछ देगा कौन से शासक का जो तोप था उसका आकार इस टाइप का था, कौन था, आपको ये समझना पड़ेगा। तो टीपू सुल्तान का था। अभी एक चीज और फैक्ट बताएंगे, पहले आप लिख लीजिए। टीपू सुल्तान कहता था कि 100 दिन के गिद्ध या गीदड़ की जीवन, 100 दिन के गीदड़ का जीवन, 100 दिन के गीदड़ का जीवन, 100 दिन के गीदड़ का जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जीवन। एक दिन शेर का जीवन, 100 दिन गीदड़ का जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जीवन जीना, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट हम लिखवा क्यों रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट में दे देगा ये कथन किसके द्वारा कहा गया है ना। ऑप्शन रहेगा नीचे 3-4, तो आपको पता चल गया है कौन बोला है ऐसा। अब टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा समझिए। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से प्रभावित था। फ्रांसिस जो थे ना, जितना भी फ्रेंच लोग थे, इसके बहुत अच्छे मित्र थे। इतने अच्छे घनिष्ठता वाले मित्र थे कि एक तो नौसेना में बना, नौसेना जो टीपू सुल्तान बनाया इसमें उसका मदद किया। अपने जो सेना थी ना, टीपू सुल्तान की जो सेना थी, उसको ब्रिटिशर्स और फ्रेंच की मदद से उसको ट्रेन भी किया। एक ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहा था ये, कहां पे, मैसूर में ही। इसके अलावा जैकोबिन क्लब जो है ना, जो जैकोबिन क्लब कहां था, फ्रांस की क्रांति, ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति। आप क्लास 9th का एनसीईआरटी निकालिएगा, चैप्टर 1 में 3-4 पेज पलटिएगा, वहां मिल जाएगा आपको, ब्रैकेट में भी लिखा हुआ जैकोबिन क्लब। वहां पे आप पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि जैकोबिन क्लब का स्थापना वहां पे किया गया था। ये जैकोबिन क्लब फ्रांस में लोगों को लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब देने का बात किया गया था, समानता का अधिकार, जीने का अधिकार, ठीक है ना, ये सारी चीजों को दिया गया था। तो उसका मेंबर कौन बना, टीपू सुल्तान उसका मेंबर बना। दूसरा, एक अपने राजधानी जो श्रीरंगपट्टनम है ना, वहां पे एक ये लिबर्टी का ट्री लगाया, एक पेड़ लगाया। क्या, हाँ, मतलब लिबर्टी का एक ट्री, ट्री ऑफ लिबर्टी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ पूछा भी होगा, हम इसमें ध्यान नहीं दिए ज्यादा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिबर्टी का जो पेड़ है ना वो किस भारतीय मूल के शासक ने लगवाया, टीपू सुल्तान। तो ये सब फैक्ट का क्वेश्चन है। तो ये आपको मतलब बहुत सारे किताब में मिल जाएगा, बहुत सारे किताब में नहीं मिलेगा, स्पेक्ट्रम में है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़िएगा, बिपिन चंद्रा में शायद नहीं है, स्पेक्ट्रम में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। एक चीज और, अंग्रेजों से इतना नफरत करता था टीपू सुल्तान कि एक शेर बनाया था, वो भी फोटो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा। एक शेर बनाया था, वो क्या है ना, एकदम नाखून, एक पुतला के सामने, एक पुतला उसके सामने फेंक दिया जाता था, तो वो शेर क्या करता था ना, एकदम पूरा उसको चीर फाड़ कर देता था, ठीक है। ये भी एक खिलौना था शेर, इसका भी दिया हुआ है आपका फोटो एनसीईआरटी में, बिपिन चंद्रा में भी है, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए
आगे लिखिए। अब आते हैं पंजाब में। पंजाब 12:30 तक कर सकते हैं ना क्लास, कोई दिक्कत नहीं है ना? करने का 1-1:30 बजे भी कर सकते हैं, मेरा आज कोई क्लास व्लास है नहीं। आ जाइए पंजाब में आइए। पंजाब मैसूर हो गया। यहां तक किसी को कोई परेशानी? ऑनलाइन वाले आपको कुछ है तो बताइए। 1 मिनट का ब्रेक दिए। आप लोग को भी ऐप का सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है क्या? आप लोग का ऑफलाइन है ना? ठीक है। ऑनलाइन वाले काइंडली रिस्पॉन्ड, काफी लोग हैं। अब हम लोग आते हैं पंजाब में। लिखिए, पंजाब में लिखिए। इसकी स्थापना सूकर चकिया मिसल, सूकर चकिया एक कम्युनिटी है ना? एक मिसल है, मतलब एक कम्युनिटी टाइप का होता है। तो सूकर चकिया मिसल के, सूकर चकिया मिसल के राजा कौन? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह द्वारा की गई, रंजीत सिंह द्वारा की गई रंजीत सिंह के शासनकाल में रंजीत सिंह के शासनकाल में या शासनकाल के समय, इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1795 से 99। 1795 से 99 रंजीत सिंह के शासन काल में अफगानिस्तान का शासक, अफगानिस्तान का शासक जमान शाह, जमान शाह, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने, जमान 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 वमान, अरे अफगानिस्तानी वर्ड है, अब बस याद रखिएगा ये। जमान शाह या वमान शाह जो भी है, इसने हमला किया। जमान शाह ने, अफगानिस्तान का शासक था, इसने हमला किया। इस हमले के दौरान, इस जमान शाह ने हमला किया। इस हमले के दौरान, इस हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप, हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप नदी में गिर गए, नदी में गिर गए, नदी में गिर गए, जिसे रंजीत सिंह ने वापस लौटा दिया, जिसे रंजीत सिंह ने वापस लौटा दिया। रंजीत सिंह के इस उदारता से, रंजीत सिंह के इस उदारता से, रंजीत सिंह के इस उदारता से जमान शाह प्रसन्न हुआ,
जमान शाह प्रसन्न हुआ। रंजीत सिंह के इस उदारता से, रंजीत सिंह के इस उदारता से जमान शाह प्रसन्न हुआ और रंजीत सिंह को लाहौर रंजीत सिंह को लाहौर उपहार के तौर पर दिया। रंजीत सिंह को लाहौर उपहार के तौर पे दिया। हाँ हाँ, देखिए हम आपको सूकर चकिया व्यवस्था के बारे में बताए। सूकर चकिया एक मिसल है, एक एरिया है, ये पहले से चल रहा था। रंजीत सिंह इसी व्यवस्था से आता है, तो ये एरिया पूरा सूकर चकिया मिसल के अंतर्गत आता था। रंजीत सिंह पूरी तरीके से संपन्न रूप से 1995 से आया, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे किताब में 1992 से इसलिए दिया क्योंकि ये मिसल चकिया मतलब सूकर चकिया व्यवस्था से ही था ना, रंजीत सिंह उसी एरिया से था। और रंजीत सिंह ने मतलब ये जो कार्यकाल संभाला है ये 95 संभाला, हालांकि था उसी मिसल का मेंबर, उसी मिसल के का आदमी था ना ये। लेकिन रंजीत सिंह से पहले अगर कहीं कहीं पे 92 भी दे रहा है ना, 19 अगर ये 1792 भी दे रहा है तो इसको भी नकारा नहीं जा सकता, ये मतलब उसके फुल फ्लेजेड तरीके से नहीं हुआ है। 1839, देखिए ये मिसल का हम बात कर रहे हैं। इस मिसल का जो पंजाबी आदमी जो था ना, जो राज किया, ये उसका जेनिथ भी हो सकता है, मतलब ये सबसे ज्यादा उत्कर्ष में जिस समय था ना, ये उस समय का हो सकता है। मैटकॉफ का अभी आएगा संधि, अभी हम लोग आगे जब करेंगे ना। देखिए किताब में बहुत सारा डेट को लेके फ्लक्चुएशन रहेगा, एक बार इसको आइडियल किताब से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम आपको जो लिखवा रहे हैं ये कहीं कहीं से डेटा निकाला हुआ है, ये एग्जाम में कहीं पूछा हुआ है। सुकर चकिया व्यवस्था मतलब एक मिसल है, एक मिसल का मतलब एक मतलब जगह, जगह कम्युनिटी सब बोल सकते हैं। मिसल का मतलब होता है कम्युनिटी, कबीला टाइप, अरे वही चीज हुआ, एक जगह जहां पे बहुत सारे लोग राज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार में एक जरेवा एक जनजाति राज करती है, जरेवा एक जनजाति राज करती, तो उसी तरीके का सुकर चकिया एक जगह है, ठीक है ना। मतलब एक चकिया जगह है, उसमें एक सुकर चकिया जो है ना एक मिसल है, मिसल मतलब एक कबीला टाइप का है, उसका एक आदमी है जिसका नाम है रंजीत सिंह, जो इसका पंजाब का स्थापना करेगा और पंजाब बनाएगा, ठीक है ना, सुकर चकिया मिसल का। चलिए आगे लिखिए, कहां तक लिखे, ठीक है। रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी, रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर, रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई, सोने की परत या चादर चढ़ाई। चढ़ाई 1809 में रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ, 1809 में रंजीत सिंह तथा चार्ल मेटकॉफ, हाँ चार्ल्स मेटकॉफ, रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर का संधि देखिए तो जरा चेक कीजिए कब हुआ है। अमृतसर की संधि हुई, एक बार चेक कर लीजिए डेट।
1809 में हुआ है, 19 में हुआ है, 39 में हुआ है? और इसी साल रंजीत सिंह मर भी जाएंगे, इसी साल शायद है। एक बार उनका डेथ भी चेक कर लीजिए तो। क्या रंजीत सिंह, ये संधि हुआ है, और इनका डेथ कब हुआ है एक बार चेक कर लीजिए तो। 39 में हुआ है क्या? ठीक है, रंजीत सिंह का डेथ हुआ है 1839 में, इसको आप कहीं लिख लीजिए। 1839 में इसका डेथ हुआ है, लेकिन ये मेटकॉफ के साथ जो संधि किया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है कि अमृतसर की संधि 1809 में हुई, किसके किसके मध्य? रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ। और रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। 1809 में हुई, 1809 में हुई, और रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। आगे बढ़े। पंजाब का अगला शासक कौन बनेगा रंजीत सिंह के बाद? खड़क सिंह। पंजाब का अगला शासक कौन बनेगा? खड़क सिंह। तो आप एक चीज और कीजिएगा, घर जाइएगा किताब से या कहीं से भी नेट से, जो भी पंजाब में पहला दूसरा तीसरा चौथा रहा है ना, मेरे हिसाब से इस साल क्वेश्चन पूछेगा इससे। चारों का नाम दे देगा पंजाब वाला का, और बोलेगा आप 1 2 3 पहले कौन आया इसको आप सजाइए। तो ये क्वेश्चन टफ है और इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एकदम VVI मार लीजिए, ठीक है ना। इस बार एकदम हम तो लिखवा देंगे, हर चीज नहीं लिखवा सकते ना। लिखिए रंजीत सिंह के बाद खड़क सिंह। रंजीत सिंह के बाद कौन आया है? रंजीत सिंह के बाद कौन आया? खड़क सिंह। रंजीत सिंह के बाद खड़क सिंह पंजाब का शासक बना। पंजाब का शासक बना। खड़क सिंह ने अपना वजीर, जिसको प्रधानमंत्री भी आप बोलते हैं ना, PM, वजीर किसको बनाया? ध्यानचंद को बनाया। खड़क सिंह ने अपना वजीर ध्यानचंद, कहीं कहीं ध्यानचंद्र भी मिलेगा आपको, और मेजर ध्यानचंद्र मत मार के आ जाना। ध्यानचंद्र को बनाया। क्या? हाँ मतलब वो अलग हैं। ध्यानचंद्र को वजीर बनाया। ध्यानचंद को वजीर बनाया। उसके बाद लिखिए अब देखो, ये जो ध्यानचंद को बनाया ना, तो ध्यानचंद क्या करेगा? खड़क सिंह को अगले साल मार देगा। तो नोट में लिख लीजिए, खड़क सिंह की हत्या ध्यानचंद्र के द्वारा की गई। खड़क सिंह की हत्या ध्यानचंद्र के द्वारा की गई। ध्यानचंद्र के द्वारा की गई। कब? 1840। 1840। ठीक है। खड़क सिंह के बाद कौन बनेगा? नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह बनेगा। खड़क सिंह के बाद कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। देखो आप अक्सर एक चीज देखिएगा, जितना भी मुस्लिम शासक रहा है ना, समझिए पहले इधर ये एक कॉन्सेप्ट का चीज है। आप अक्सर देखिएगा दिल्ली सल्तनत हो, मुगल हो, जितना भी हो, सब बाप को भाई को मार मार के गद्दी पे बैठा है। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है।
हिंदू में जब मनुस्मृति आया, मनुस्मृति के बनने के बाद आप देखिएगा हिंदू में हत्या बाप का बहुत कम हो रहा है। एक आध दो को ही ऐसा राजा मिलेगा जो बाप का हत्या करके गद्दी पे बैठा। ये कॉन्सेप्ट है आपका मनुस्मृति का। मनुस्मृति में क्या है कि बाप जो होता है ना, वो जीते जी भी अपना प्रॉपर्टी, अपना सारा राजपाट बेटा को सौंप सकता है। मुस्लिम समुदाय में ऐसा नहीं है। मुस्लिम समुदाय में जब तक बाप जिंदा रहेगा तब तक बेटा को हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुस्लिम लॉ के अनुसार है। तो इसीलिए आप देखिएगा जितना भी शासक बना ना, मार मार के क्या हुआ, आता चला गया, क्योंकि ऑफिशियली ये क्या हो गया, उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्योंकि बाप जब तक जिंदा रहेगा तब तक तो उलेमा जो भी है, जो उसके मुस्लिम संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, जो उच्च मतलब धार्मिक व्यक्ति हैं, वो लोग कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जीते जी। तो इसीलिए उन लोगों को मारना पड़ता था शासन में बैठने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और हिंदू में ऐसा है नहीं। आज भी हिंदू देखते हैं ना, आजकल तो बेटियों को ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल गया है ना। कोर्ट का ऑर्डर आया, पहले बेटियों को नहीं मिलता था। बेटियों को पहले एक नॉर्मल सा अंडरस्टैंडिंग था कि भाई साहब तुम्हारा शादी वादी में बहुत खर्चा कर दिए हैं, दहेज वहेज दे के भेजे हैं, तो तुम्हारा इसमें से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बाद में ये चीज लगा कि यार ये तो गलत है, क्योंकि ये तो हम एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहे हैं ना, एक तरह का हम शोषण ही कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन ही कर रहे हैं। जब मेल और फीमेल दोनों संविधान के आर्टिकल के तहत जब दोनों बराबर है, तो हम प्रॉपर्टी का बंटवारा अगर हम मेल को दे रहे हैं तब तो ये उसका वायोलेशन है। तो इसके आधार पे बहुत सारा ऐसा केसेस वगैरह आया। इसके आधार पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, और जजमेंट से आपका आधा हिस्सा बहन को चला गया, ठीक है ना। ये जजमेंट से आज एक ऐसा, जैसे कोर्ट केसेस वगैरह हम काफी पढ़ने में इंटरेस्टेड है, बहुत सारा वकील दोस्त भी है मेरा, पटना हाई कोर्ट में, कुछ दिल्ली में है, रांची में है, लॉ वगैरह साथ में करता था उस समय का। इन लोगों का कहना है ना, ऐसा बहुत सारा केस आता है कि बहन का शादी वादी कर दी, प्रॉपर्टी में कोई लेना देना था नहीं, लेकिन जब से ये वाला डिसीजन आया है ना, तब से जीजा केस करवा रहा है। बहन को कोई लेना देना इससे नहीं है। जो जीजा जी है ना, वो केस करवा रहे हैं कि तुम्हारा भी तो जमीन निकल रहा है एकदम बाईपास के बगल में, तो तुम भी मांगो। अब ऐसा सुनिए, छोटा सा समझिए इधर, भाई साहब चुप हो जाओ यार। सेम चीज मेरे साथ हुआ पिछले साल। हम लोग एक जमीन खरीदे, हम और पापा दोनों मिलके। तो वो जो जमीन खरीदे ना, मम्मी के नाम से खरीदे। ये सब हार्दिक पांड्या वांड्या वाला सब चल रहा था, नौटंकी कि 50% देना पड़े। मम्मी के नाम पे जमीन खरीदे। और दूसरा रीजन ये था कि मतलब मम्मी के नाम पे, फीमेल के नाम पे क्या होता है ना, रजिस्ट्रेशन कम लगता है, थोड़ा रजिस्ट्री होता है कम लगता है, तो हम लोग ले लिए। अब हुआ क्या कि जिससे हम लोग जमीन खरीदे ना, ये लोग मोटेशन वगैरह करके साइन वाइन कर दिया। तो हम लोग 1 साल जब उसका हुआ, जमीन खरीद पहले लिए थे, उसके बाद हुआ क्या, 1 साल के बाद उसकी कोई बहन वहन निकल गई। और उसकी बहन रहती है कोई निधि मेहता करके, ऐसा करके कुछ है, वो रहती है बेंगलोर में। उसकी एक बहन, दूसरी बहन जो है निशा, वो रहती है जमशेदपुर में। इन दोनों ने क्या किया, जो भी वहां आसपास में और जो भी जमीन लिया ना, क्योंकि एक तो पूरा प्लॉट था, प्लॉट में 10 आदमी लिया है जमीन, उन लोग दोनों कोर्ट से केस करके सबको नोटिस भिजवा दी कि ये जमीन जो है हम लोग के बिना मर्जी से बेचा गया और हम लोग को बेच के इसका हिस्सा नहीं मिला। तो अब इसका पारिवारिक मुद्दा था, सबको को तो लग रहा था बेच बेच के खा जाएंगे। अब दिक्कत ये हुआ कि कोर्ट ऑर्डर कर दिया कि जब तक ये वाला मैटर क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसमें काम नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो काम नहीं कर पाएंगे। अब लीगल मैटर हो गया। अब हम लोग जिससे जमीन लिए हैं तो 10 पार्ट, हम लोग 10 पार्टी बन गए, जो लोग 10 लोग थे ना, 10-11 लोग, सबको नोटिस गया है। तो हम लोग किसको पकड़ेंगे, जिससे जमीन खरीदे हैं? इन लोग दोनों का अब ये भी उसके ऊपर केस किया है। इन लोग का आपस का मैटर, सबका काम रुका हुआ है। तो लास्ट में ये लोग बोला कि हम लोग ऐसा सेट करेंगे कि उसको भी कुछ पैसा दे वे के सेटल कर लेंगे। और ये सब हो रहा है खाली पैसा के लिए। अब दिक्कत ये है कि एक आदमी का काम नहीं, वहां 10 आदमी जो भी जमीन खरीदा ना, सबको नोटिस गया है, सबको काम सबका रुका हुआ है।
और जो हम लोग जिससे जमीन खरीद, जो पुरुष मेंबर है उसके फैमिली का, वो बोल रहा है कि हम लोग घर पे ही सलटा लेंगे मैटर, उसको पैसा दे देंगे कुछ ये वो करके, और ये भी हरामखोर है, बड़ा हरामखोर है। ये किया क्या है, जमीन बेचा है 1 करोड़ में, उसको बोल रहा है सरकारी रेट 10 लाख रुपया है। अब 10 लाख में थोड़े जमीन मिल जाएगा रोड पे, तो ये 10 लाख के हिसाब से उसको हिस्सा देना चाहता है। ऐसा पॉसिबल है? तो लोग पढ़ी लिखी है। तो फिर इन लोग का आपस का मैटर अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है, काम अभी तक चालू नहीं है, ठीक है ना। कोर्ट कचहरी का मैटर, अब जब तक ये लोग फैमिली में अपना डिस्प्यूट सेटल नहीं करेगा तब तक कोर्ट ऑर्डर। तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, समझ रहे ना। देखिए हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन इनका हुआ है नो डाउट, तो आपका एक्सप्लॉयटेशन बहुत पहले हुआ है, बदला अभी क्यों ले रहे हैं आप? देखिए ठीक है ना। इन सब चीजों का थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या है कि अब गवर्नमेंट दी, अब कोर्ट कचहरी में सबका मिला तो सबको को अपना अधिकार होता है, लेकिन अपने अधिकार के लिए मतलब ऐसा कुछ समाज में या फैमिली में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझदारी दिखाइए आप लोग भी। चलिए आगे, आगे लिखिए आगे। अगला शासक नौनिहाल सिंह बना। नौनिहाल, खड़क सिंह के बाद, मतलब खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह शासक बना, और इसने भी अपना वजीर किसको नियुक्त किया? ध्यानचंद को ही करेगा, डर नाम का चीज नहीं है। नौनिहाल सिंह ने ध्यानचंद को ही बनाया, और ध्यानचंद इसका भी हत्या कर दिया भाई, ठीक है ना। ध्यानचंद को बनाया और ध्यानचंद ने नौनिहाल सिंह की भी हत्या कर दी। देखिए षड्यंत्र कुछ इस तरीके का था कि खड़क सिंह को एलिमिनेट मिलके किया जाएगा, नौनिहाल सिंह और ध्यानचंद दोनों मिलके करेगा, और बात यह था कि वजीर तो हम ही रहेंगे। अब उसके मदद से बना और नौनिहाल सिंह को बना दिया। नौनिहाल सिंह जब बना ना, तो वो अपना पावर का एकुमुलेशन ज्यादा करने लगा, पावर शक्ति का ग्रहण अपने पास ज्यादा रखने लगा, और वजीर इससे थोड़ा सा नाखुश हो गया, और इन दोनों के बीच में थोड़ा कंफ्लिक्ट हुआ। और इसी कंफ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ, ध्यानचंद एक हत्या पहले कर ही चुका था, इसको भी लपेट दिया, तो इसका भी हत्या कर दिया। आगे लिखिए। इसके बाद मतलब इसका हत्या 44 में किया, 1844 में। इसके बाद अगला शासक शेर सिंह बना। इसके बाद शासक शेर सिंह बना, किंतु शेर सिंह की भी मृत्यु 1844 में हो गई, किंतु शेर सिंह की भी मृत्यु 1844 में हो गई, और इनका अल्प आयु, इनका अल्पायु पुत्र, क्या नाम है? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जब गद्दी पे बने, इनका ये माइनर थे, है ना, एज कम था इनका, इसीलिए अल्पायु लिख रहे हैं। इन अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार स्थापित करने के लिए, अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार स्थापित करने के लिए, अधिकार स्थापित करने के लिए 2 युद्ध लड़े, 2 युद्ध लड़े।
कौन कौन सा? आंग्ल पंजाब या आंग्ल सिख युद्ध? पहला लिख लीजिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध पहला, फर्स्ट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। टाइमिंग क्या है इसका? 45 से 46, 1845 से 1846 लिख लीजिए इसमें। यह युद्ध भोरेवाल, भोरेवाल, यह युद्ध भोरेवाल की संधि, यह युद्ध भोरेवाल की संधि के तहत समाप्त हुआ। भोरेवाल की संधि के तहत समाप्त हुआ। और दूसरा लिखिए, दूसरा आंग्ल युद्ध कब हुआ? ये बेसिकली ये भी 46 से 49 लिख लीजिए आप। 46 से ही स्टार्ट हो गया था, बहुत सारे किताब में आपको 48 से 49 दिया रहेगा, लेकिन इसका देखिए, भोरेवाल का जब संधि हुआ ना, तो ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया था, तो ब्रिटिशर्स उसी समय से छोटा 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 षड्यंत्र कर रहा था, और 46 से ही, तो इसीलिए बहुत जगह पे 46 से 49 ही देता है, ठीक है, या 47 से 49 या 48 से 49, मतलब 46 तक तो खत्म हुआ, और उसके बाद आप ये वाला ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा, 48 से 49, है ना। हाँ, द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध, इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण, इस युद्ध का कारण डलहौजी के हड़प नीति या डलहौजी का हड़प नीति था। डलहौजी का हड़प नीति था। एक मैडम है यहां पे, एक चीज लिख रही है कि सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, लड़ा कोई मरा कोई, पढ़ हम लोग क्यों रहे हैं? तो दीदी बात यह है, इतिहास आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये इतिहास का पहलू है, हर आदमी को अपना इतिहास पता होना चाहिए, है ना। इसको अलग अलग किताब में दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं वहां पे, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए ही मतलब पढ़ना है। आप एग्जाम जरूरी थोड़ी एग्जाम क्लियर ही हो जाएगा, आप इंटरेस्ट से अपना इतिहास को जानने के लिए भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये बेवकूफी वाला क्वेश्चन हो गया कि क्यों पढ़ना पड़ रहा है सर, क्योंकि दीदी सिलेबस में। चलिए, डलहौजी की हड़प नीति थी या था, उसके बाद डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए, डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए किसको भेजा था? चार्ल्स नेपियर। देखो, पंजाब कभी कभी रहेगा, कभी कभी सिंध भी रहेगा, दोनों जगह पे नेपियर ही लिखिएगा आप। बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन वाले एग्जाम में, चार्ल्स नेपियर। डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर को अधिकार करने के लिए भेजा। चार्ल्स नेपियर एक कुशल सेनापति था। चार्ल्स नेपियर एक कुशल सेनापति था, कुशल सेनापति था। चार्ल्स नेपियर इस अभियान में विजयी रहा। चार्ल्स नेपियर इस अभियान में विजयी रहा। चार्ल्स नेपियर
इस अभियान में विजयी रहा और पंजाब क्षेत्र को अंग्रेजों के अधीन ले आया। इसी में एक नोट डाल के लिखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा, लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा पंजाब राज्य से लेकर ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया। एक और नोट देकर लिखिएगा, सुनिए, एक और नोट देके लिख लीजिएगा, दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया। दिलीप सिंह को अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया और उसकी माता को 48,000 प्रतिवर्ष पेंशन देकर शेखपुर 48,000 पेंशन देकर शेखपुर कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर, ब्रैकेट में डाल दीजिए जम्मू एंड कश्मीर। शेखपुर ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर भेज दिया, मतलब इसकी मां को भेज दिया जम्मू कश्मीर 48,000 पेंशन देकर वार्षिक। बेटा मतलब दिलीप सिंह जो था, इसको कहां भेज दिया? लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए। और इसी के साथ आपका पंजाब पे पूरी तरीके से किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब कुछ टाइम देते हैं, बंगाल तो आज हम लोग कर नहीं पाए, बंगाल हम लोग करेंगे, कल क्लास है, कल बंद रहता है, ठीक है, मंडे को क्लास होगा तो मंडे को हम लोग करेंगे। मराठा करेंगे। देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछा है एग्जाम में, तो हम चाहते हैं कि यहां से क्वेश्चन ढंग से आपके, देखिए जरूरी नहीं कि सबका एक ही दिन एग्जाम हो, अलग अलग सेट में सबका एग्जाम होना है और अलग अलग दिन होना है, तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा तब ना। हम इसीलिए सारा चीज एकदम डिटेल में करवाते जा रहे हैं। थोड़ा टाइम हम लोग को 2-4 दिन ज्यादा लगेगा, लेकिन डिटेल में करेंगे हम लोग। हाँ, मराठा एकदम पूरा डिटेल में कराएंगे आपको, ठीक है। ऑनलाइन वाले कोई डाउट है तो पूछिए, और आप लोगों को भी कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट वाउट है तो पूछ लीजिए, टाइम अभी है। हाँ देखिए, कोहिनूर हीरा जो है ना, वो आज तक का सबसे बड़ा हीरा है और उसका बहुत ज्यादा मतलब डिमांड था। तो ये गिफ्ट 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 खेला खेली हुआ, कभी अफगानिस्तान चला गया, कभी नादिर शाह ले गया, फिर शाह सुजा आया, वो रंजीत सिंह को गिफ्ट कर दिया, फिर उसके बाद पंजाब से डलहौजी उसको निकाल के भेज दिया कहाँ? ब्रिटेन भेज दिया। और उसके बाद ब्रिटेन की महारानी जब देखी ना ये हीरा के चलते इतना नौटंकी हो रहा है, तो देखिए एक ऐसा मतलब मिथ है, ऐसा माना जाता है कोहिनूर हीरा कोई भी पुरुष के पास जब तक रहा उसका शासन तबाह हो गया, ठीक है ना। ये हम ऐसे ही मजाक नहीं बोल रहे हैं, आप जिसके इसके पास भी कोहिनूर हीरा रहा है ना, आप देख लीजिएगा। इसीलिए क्वीन जो एलिजाबेथ थी, उसका जो एस्ट्रोलॉजर था ना, वो बोला कि मैडम ये आप जो है ना, आप महिला हैं, अभी तक किसी भी महिला के पास नहीं गया है,
तो आप इसको अपने क्राउन में लगा लीजिए। तो बहुत दिन तक उसको अपने क्राउन में 100 साल एकदम राज की भाई साहब, कोई एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ लीजिए वो एकदम वंशानुगत हो गया। तो फीमेल को ये धार गया, बोलता है ना ये मतलब जो है पत्थर। तो आज भी ये ब्रिटेन में ही है। आपको बिलीव नहीं होगा, ब्रिटेन के एक म्यूजियम में इसको रखा गया है, वहां पे इस हीरा को देखने के लिए आज भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं। ऐसा तो ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। देखिए ऐसा तो बहुत सारा चीज अंग्रेज लूट के लेके गया है, एक एक आदमी का। एक आपका वो है मतलब शिवाजी का पंजा, टीपू सुल्तान का तलवार, टीपू सुल्तान का शेर, बहुत सारा चीज वहां पे है। ये लोग यहां से आके लूट के ले गए और वहां पे उसके म्यूजियम का अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है वो। अगर भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंध के साथ को लेकर अगर ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाता है तो हो सकता है कि हमारे लिए अच्छा होगा, थोड़ा बहुत पैसा हम लोग कमा लेंगे उससे, क्योंकि हक तो इंडिया का ही है। लेकिन हक है इसका मतलब ये थोड़ी, ये तो समय समय का बात है। बहुत सारा इसमें काउंटर एग्रीमेंट मतलब आर्गुमेंट भी होता है कि भाई साहब जब हम लोग जीत के ले गए, राज किए तो ले गए तो हम लोग का हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये अभी विवादास्पद है, इस पे बहुत ज्यादा चीज हम लोग ध्यान नहीं दे सकते। आने वाला होगा आ ही जाएगा, नहीं आने होगा 200 साल से नहीं आया, ठीक है ना। तो ज्यादा परेशान इसमें नहीं होना है। कुछ और पूछना है, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है आराम से पूछिए। ऑनलाइन वाले आप लोग भी कृपया नोट्स बनाइए, जो भी आपको है ना पीडीएफ हम यहां से भिजवा देंगे एक बुक्स का, आपको भी अगर चाहिए तो। देखिए क्लास जो है ना, सैटरडे को अगर मेरा क्लास नहीं रहा या किसी दिन अगर मेरा क्लास कहीं नहीं रहेगा ना, तो हम लोग थोड़ा सा लंबा इसको खींच सकते हैं, ठीक है ना। खाना वाना खाओ के ही आइएगा। चलिए, तो अगले क्लास में कोई डाउट नहीं है ना। कोई किताब उताब कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और कोई किताब? हाँ, सब्जेक्ट क्या आपका? अरे मतलब भाई साहब आपको कौन से सब्जेक्ट का किताब चाहिए, हम ही पूछ रहे हैं। भूगोल? देखिए भूगोल अगर आपको पढ़ना है, आपका सविंद्र सिंह जो है ना, बहुत मोटा किताब, वो खाली भौतिक भूगोल है उसमें। और सविंद्र सिंह का एक इंडिया वाला आता है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, दोनों दो किताब लेना पड़ेगा आपको। महेश कुमार बर्नवाल का एक किताब आता है, महेश बर्नवाल का एमसीक्यू और एनसीईआरटी का संकलन मत ले लीजिएगा। महेश बर्नवाल का इतना मोटा किताब आता है ज्योग्राफी के लिए, उसमें भौतिक उतिक सब दिया हुआ है, तो आप उसको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए। आपको ज्योग्राफी में हम क्या ही बताएं, मेरा ऑप्शनल पेपर रहा है, हम ज्योग्राफी बहुत पढ़े हैं भाई। मेरा नेट जीआरएफ में वही पेपर था, तभी जीआरएफ क्वालिफाई किए। मेरे पास कम से कम 50 गो से ज्यादा किताब होगा ज्योग्राफी का, हर टॉपिक के लिए अलग किताब है। आपको अगर कोई टॉपिक नहीं, हाँ इंग्लिश में भी है, कुछ हिंदी में भी है। हम आपको पहले दे देंगे स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा। देखिए पॉलिटी के लिए ना एनसीईआरटी आप कर सकते हैं, 11th का जो एनसीईआरटी है ना, 12th का एनसीईआरटी आपके काम का नहीं है। पीआरटी क्या चाहिए? अरे नेट जीआरएफ ने उसके लिए अलग चीज है, वो अलग दुनिया है वो पीजी लेवल का है। हाँ अच्छा, आपको अगर नेट जीआरएफ अगर करना है, मास्टर्स हो गया आप लोग का, ठीक है। अगर मास्टर्स हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं ना, एनसीईआरटी में पहले कमांड बनाइए ज्योग्राफी का, इसके बाद अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग किताब रिकमेंड करेंगे आपको। जैसे आपको अगर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, भौतिक भूगोल आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए आप ले सकते हैं, एक तो डीडी बासु का आता है किताब, डीडी बासु का किताब ओरिजिनल है पूरी तरीके से, कहीं से कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है। और डीडी बासु का किताब जो है ना, नेट जीआरएफ के लिए बहुत अच्छा किताब माना जाता है, तो डीडी बासु आप ले सकते हैं। और डीडी बासु जो है ना, ये इतना बड़ा राइटर आदमी है ये, कि इसका वॉल्यूम आपके लॉ का जो बीए एलएलबी और एमए एलएलबी होता है ना, उसमें टेक्स्ट बुक चलता है इसका, डीडी बासु का, अलग अलग वॉल्यूम में। तो डीडी बासु आप ले सकते हैं। आप थोड़ा सा और ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो एम लक्ष्मीकांत ले सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत के बाद आप ले लीजिए एनसीईआरटी,
11th का एनसीईआरटी जो है वो आप कर सकते हैं। और अगर सारा चीज एक जगह पे चाहिए तो आपको अरिहंत का एक पॉलिटिक आता है नेट जेआरएफ के लिए, यूजीसी नेट के लिए आता है एक अरिहंत का, इतना मोटा है किताब, बड़ा A4 साइज में आएगा, तो पॉलिटी के लिए आप वो ले लीजिएगा, उसमें सारा चीज है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने से आप नेट जेआरएफ हो ही जाइएगा, अलग अलग सबका है, उसमें आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है, टॉपिक वाइज सारा चीज, लेकिन उससे भी डिटेल में पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। और नेट जेआरएफ में बहुत बड़ा कोई तोप चीज नहीं बोल सकते कि बहुत तोप है, आपका पेपर 1 सही होना चाहिए। पेपर 1 में अगर आपका पकड़ है तब सही है, आपका जो भी है वो पढ़ी। देखिए मेरा नंबर है जेआरएफ में 84%, कट ऑफ गया था 69-70%, और 84% मार्क्स के साथ हम मतलब क्वालिफाई किए हुए हैं जेआरएफ। हम पीएचडी में इनरोल इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हम अटेम्प्ट लेंगे यूपीएससी का, हमको रिसर्च में जाने का ऐसा कोई बहुत ज्यादा मन है नहीं। अभी हम एडमिशन अगर कहीं पे ले लिए रहते तो हमको कम से कम 48,000 रुपये महीने का आता स्टाइपेंड, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ बात स्टाइपेंड का नहीं है, पहले का समय क्या था कि आप स्टाइपेंड ले रहे थे, 6 महीना तक लिए, पैसा का आपको जरूरत है आप लिए, रिसर्च का आपका अपडेट कुछ नहीं आपका हुआ। लेकिन अब के समय क्या है, हर महीना का आपका जो अपडेट है ना रिसर्च का, थीसिस का, वो आपको गाइड को दिखाना पड़ेगा, वो साइन करेगा, वो एक मार्कशीट बनाएगा, वो अपलोड करेगा, तब पैसा आएगा। तो रिसर्च आप हल्के मत लीजिए, रिसर्च इतना डिफिकल्ट चीज है ना कि उसमें आपको उसको करने के बाद आप कुछ और नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं, मेरे तो 23 में हुआ है तो मेरे पास अभी टाइम है, 2 साल तो है टाइम। इस साल 2025 पूरा हम सोच रहे हैं कि एडमिशन कहीं ना ले, और अगर हमको लेना भी होगा तो हम आईआईटी धनबाद, आईआईटी पटना या एनआईटी पटना या आईआईटी बीएचयू, इन सब जगहों से लेंगे। 3-4 हम रिसर्च प्रपोजल बना के रखे हैं, अपना इंडियन मानसून पे बना के रखे हैं, ठीक है ना, आपका जियोमॉर्फोलॉजी पे बना के रखे हैं, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी पे बना के रखे हैं। अब जैसा रिसर्च प्रपोजल उन लोग को अच्छा लगेगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जैसा सीट होगा उसके हिसाब से हम देंगे। मतलब पीएचडी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं ना, तो देखिए 2 तरह का यूनिवर्सिटी, एक तो स्टेट यूनिवर्सिटी है और एक है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, एक सीट एलोकेशन आता है जेआरएफ के लिए अलग, नेट के लिए अलग। जेआरएफ के लिए क्या होता है, जो लोग जेआरएफ क्वालिफाइड रहते हैं ना तो उनका डायरेक्ट होता है इंटरव्यू। और स्टेट यूनिवर्सिटी में जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गया, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, आप नेट भी क्वालिफाइड है ना तो आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं, इंटरव्यू होता होगा तो होगा, नहीं तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल आपसे मांगेगा, वो बना उना के। हमको इतना आइडिया नहीं है इसमें, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल का हमको आइडिया है। सेंट्रल में एक रिसर्च प्रपोजल के लिए इंटरव्यू होगा, आपको देना पड़ेगा, वो लोग उसमें देगा, देखेगा सारा चीज उसके बाद। और सीट एलोकेशन सबसे ज्यादा आता है किसमें पता है, पॉलिटी में आता है, ज्योग्राफी में आता है, हिस्ट्री में बहुत कम आता है। तो मेरा ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मानसून में जितना भी डायनेमिक सब्जेक्ट है उसमें सीट्स ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो आईआईटी धनबाद में पिछले बार 12-15 सीट था, आईआईटी पटना में भी 10-12 सीट था, ऐसे कर करके था। तो हम अप्लाई करेंगे, इस साल तो नहीं करेंगे, अगले साल अगर कुछ इधर पॉसिबल नहीं हुआ, कुछ पॉजिटिव यूपीएससी में, तो हम रिसर्च करेंगे फिर अगले साल 2026 में, ठीक है। कोई और डाउट, किसी को कुछ और डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट नहीं, चलिए हमको भूख लग गया है, मिलते हैं कल, थैंक यू।